हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। अ, अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या देखा? अभी तक हम लोग है जो मुंडा शासन व्यवस्था देख लिया और मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था देख लिया। फिर नागवंशी शासन व्यवस्था के बाद हम लोगों ने पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी देख लिया। आज हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था देख रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अभी तक इससे जेपीएससी में बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं और जेएसएससी के भी अलग-अलग एग्ज़ामों में ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोगों को, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था। यह शासन व्यवस्था यह शासन व्यवस्था झारखंड की संथाल जनजाति, कहाँ? संथाल जनजाति में पाई जाती है ना? यह जो शासन व्यवस्था है वो झारखंड की संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर पूछा जाए कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन-सी है? तो वो है संथाल जनजाति। वहीं पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजाति अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है। सबसे बड़ी जनजाति कौन-सा है? गोंड है और संथाल जनजाति जो है वो 3rd नंबर पे आता है। संथाल का स्थान 3rd है पूरे इंडिया में। वहीं झारखंड में पहले स्थान पे है और पूरे भारत में अगर पूछा जाए तो गोंड पहले स्थान पे गोंड है पूरे भारत में, है ना? भारत में पूरा अगर पूछा जाए कौन-सा है पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति, तो वो है गोंड जनजाति। अब जो ये प्रजाति है वो कौन-सी प्रजाति है? ये प्रोटोस्टराइड प्रजाति समूह की आती है। इससे पहले हम लोग मुंडा को भी देखा था कि वो भी प्रोटोस्टराइड प्रजाति से, लेकिन उरांव जो जनजाति थी, देखिए मुंडा भी सेम यही जनजाति की थी। मुंडा भी जो थी जनजाति वो भी प्रोटोस्टराइड प्रोटोस्ट्रोलॉइड जबकि प्रोटोस्टराइड जबकि उरांव जनजाति जो थी वो द्रविड़ द्रविड़ प्रजाति की जनजाति थी। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इनकी जो भाषा है वो संथाली है और ये किस भाषा परिवार की है? ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है। आपको ये आपको पता है कि संथाल भाषा की जो लिपि है वो ओल्च की लिपि है। कौन सी लिपि है? ओल्च की लिपि है। 1 मिनट दोस्तों, तो देखिए आप बढ़िया देख सकते हैं। इनकी जो भाषा जो है वो ओल्च की लिपि है ना? देखिए इसकी जो भाषा वो कौन सी लिपि है? ओल्च की लिपि है। अब देखिए इसकी एक लिपि भी है। इस भाषा की एक लिपि है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओल्च की लिपि कहते हैं। और ओल्च की लिपि को किसने बनाया, विकसित किसने किया? तो ये पंडित रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया है। पंडित रघुनाथ मुर्मू इनका विकास किया, पंडित रघुनाथ मुर्मू। एकमात्र ये झारखंड की भाषा है जो 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 92nd, उसके द्वारा भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है। मात्र एक झारखंड की भाषा जो संथाली भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है संथाली भाषा, क्योंकि ये इनकी अपनी एक लिपि है, ओल्ची की लिपि, और वही इसको निर्माण करने वाले पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि झारखंड की जो उत्पत्ति के बारे में, झारखंड में संथाल जनजाति की जो उत्पत्ति है उसके बारे में अलग-अलग अवधारणाएं, अलग-अलग विचार है ना। पहले इसमें सीवी केयरफोर्ड के अनुसार ये क्या कह रहे हैं? सीवो केयरफोर्ड कह रहे हैं कि संथाल का भारत में पर्शिया, अफगानिस्तान और चीन के क्षेत्रों से प्रवेश हुआ, अर्थात भारत में इनका पश्चिम उत्तर क्षेत्र से प्रवेश हुआ। भारत में सबसे पहले ये लोग पंजाब में बसे और तत्पश्चात झारखंड में इनका आगमन हुआ, है ना? तत्पश्चात इनका झारखंड में आगमन हुआ। इसी प्रकार सीटी डाल्टन के अनुसार ये क्या कहते हैं कि संथाल का झारखंड में उत्तर पूर्व से प्रवेश हुआ। कहाँ से? उत्तर पूर्व से प्रवेश हुआ और ये सबसे पहले दामोदर नदी के तटवर्ती क्षेत्र में बसे, है ना? और फिर ज्ञात इतिहास के अनुसार जो है कहा जाता है कि संथाल जनजाति का परंपरागत निवास स्थल छोटा नागपुर था।
छोटानागपुर का पठार है और ये दामोदर नदी के मैदानी क्षेत्र में है। चलिए, तो ये तो था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब हम मेरे को लगा कि इसको बता देना चाहिए, तो बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। 1770 के दशक में जो 1770 के का जो अकाल पड़ा था, उस वक़्त के अकाल में संथाल लोगों को वीरभूम जो अभी पश्चिम बंगाल में है और संथाल परगना के क्षेत्रों में देशांतरण हुआ, वहाँ पे आके ये लोग बसे और वर्तमान में वीरभूम और संथाल परगना इनका मुख्य निवास स्थल है। तो ये वीरभूम में भी पाए जाते हैं और संथाल परगना, झारखंड में संथाल परगना में पाए जाते हैं। प्राय जनजाति के नाम पर ही किसी क्षेत्र का नामकरण होता है। ऐसा माना जाता है कि संथाल जनजाति के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम संथाल परगना पड़ा, है ना? तो ये जो संथाल परगना का नाम जो पड़ा है, तो वो संथाल जनजाति की वजह से ही पड़ा है। संथाल जनजाति 18वीं शताब्दी में के बाद संथाल परगना के क्षेत्र में इनका आगमन हुआ। अब है संथाल जनजाति की परंपरागत शासन प्रणाली अन्य जनजातियों की परंपरागत शासन प्रणालियों से अधिक कठोर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कठोरता से इनके नियम पालन किए जाते हैं। देखिए, संथाल जनजाति में जो विद्यमान विभिन्न संस्थाएं और इनके पदाधिकारियों के मुख्य कार्य क्या है, निम्नलिखित है, वो देखते हैं। क्या है? संथाल जनजाति में ग्राम पंचायत के निम्नलिखित 5 स्तंभ है, 5 स्तंभ निम्नलिखित। इन्हें 5 संस्थाओं के कारण, इन्हीं 5 संस्थाओं के कारण इस पंचायत को मोड़े होड़, क्या कहते हैं? इस पंचायत को मोड़े होड़ की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ है 5 आदमी। इसका अर्थ क्या हो गया? 5 आदमी। अब इस 5 आदमी में कौन-कौन आते हैं? पहला मांझी, दूसरा प्राणिक, तीसरा जोग मांझी, चौथा जोग प्राणिक और 5वां गुड़ाइत। 5वां क्या है? गुड़ाइत। तो ये 5 प्रमुख स्तंभ है, मांझी, प्राणिक, जोग मांझी, जोग प्राणिक और गुड़ाइत। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब है कि मांझी के बारे में एक-एक करके हम लोग सबके बारे में जानते हैं ना। तो मांझी पहला क्या है कि ये संथाल जनजाति में प्रत्येक गाँव एक पंचायत होती है, गाँव के सभी व्यक्ति इनके सदस्य होते हैं, है ना? लगभग हर ग्राम पंचायत में ये होता ही है कॉमन। ग्राम पंचायत के प्रधान को मांझी कहा जाता है ना? जो प्रधान है इनके ग्राम पंचायत को, वही मांझी कहलाते हैं। इसका चुनाव ग्राम में सर्वसम्मति से होता है, परंतु कहीं-कहीं इसका पद वंशानुगत भी है। यह ग्राम पंचायत का सभापति है, ये जो क्या है ग्राम पंचायत का ये सभापति है और इसे प्रधान शब्द से ही संबोधित किया जाता है। इसको अक्सर प्रधान जी बोलते हैं ना। ब्रिटिश काल में मांझी को मालगुजारी लेने का भी अधिकार था। जो ब्रिटिश लोग थे वो मालगुजारी इन्हीं के द्वारा लिया करते थे उस वक़्त। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्राणिक। प्राणिक क्या है? यह मांझी का सहायक है। प्राणिक क्या है? मांझी का सहायक है और ये गाँव का उप प्रधान है, मतलब जब मांझी नहीं रहेगा उसके अनुपस्थिति में ये सभा का संचालन यही करेगा। देखिए यहाँ लिखा भी है कि मांझी की अनुपस्थिति में वह इसके कार्यों का संचालन करता है ना? इसका चयन सर्वसम्मति से वंशानुक्रम के अनुसार होता है। क्या? वंशानुक्रम के अनुसार होता है। अब नेक्स्ट पोस्ट है जोग मांझी। जोग मांझी क्या है? यह मांझी का उप सचिव है ना? वो सहायक था, ये उप सचिव है जोग मांझी। यह गाँव में होने वाले विवाहों का रिकॉर्ड रखता है। जोग मांझी का काम क्या है कि ये गाँव में जो भी विवाह होगा उसका रिकॉर्ड यही रखेगा जोग मांझी। यह गाँव का सरदार कहलाता है। सरदार कौन कहलाएगा? जोग मांझी। इसका चुनाव गाँव के लोगों के द्वारा सर्वसम्मति से होता है। यह गाँव में युवक एवं युवतियों के चारित्रिक अभिभावक है, मतलब युवक और युवतियाँ का कैसा चरित्र है उसके ऊपर नज़रिया बनाए रखता है जोग मांझी। यह इस बात का ध्यान रखता है कि गाँव में कोई भी अनैतिक व असामाजिक कार्य ना हो पाए, है ना? कोई भी अनैतिक काम या कोई असामाजिक काम ना हो पाए, इसका ये खास ख्याल रखता है। यह एक महत्वपूर्ण पद है क्योंकि इसे गाँव के संपूर्ण क्रियाकलापों की जानकारी होती है। ये पूरा गाँव में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है, उसका पूरा जानकारी रखते हैं, इसीलिए इनका पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब नेक्स्ट 4th नंबर पे चलते हैं, ये है जोग प्राणिक। जोग प्राणिक क्या है? ये भी जोग मांझी का सहायक है। जोग मांझी का सहायक कौन है? जोग प्राणिक। इसको उप सरदार कहते हैं या जोग मांझी की अनुपस्थिति में इसके कार्यों का संचालन करेगा क्योंकि ये जोग मांझी का सहायक है। नेक्स्ट अब 5th नंबर, यह है गुड़ाइत। यह गाँव एवं मांझी का संदेशवाहक है। तो गुड़ाइत का काम क्या है? ये संदेशवाहक का काम है। गाँव के बीच और मांझी के बीच का काम, संदेश पहुँचाने का काम कौन करता है? वो गुड़ाइत करता है। यह गाँव के सभी लोगों को मामला की जानकारी देता है, क्या मामला चल रहा है उसकी जानकारी ये सबको देता है। या मांझी के सचिव का भूमिका निभाता है। जो मांझी है उसका सचिव का भूमिका निभाता है तथा मांझी के आदेशों पर गाँव वाले को पंचायत की बैठक की सूचना देता है।
ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अन्य पदाधिकारी में क्या-क्या है? अन्य पदाधिकारी में नायके हैं। नायके कौन है? गाँव का पुरोहित को नायके कहा जाता है ना? ये पुरोहित है, नायके इसमें पुरोहित है ना? या अनेक देवी-देवताओं की पूजा करता है और गाँव के त्योहार और धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न कराता है ना? या गाँव की पुजारी एवं धार्मिक गुरु है। धार्मिक अपराध के मामले में सज़ा निर्धारण यही करता है ना? कोई धार्मिक अपराध कर दिया, धर्म के आधार पे जो काम होना है वो नहीं हो रहा है या जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, उसके ऊपर ये पूरा नज़र बना के रखता है। अब इस संथाल जनजाति में अत्यधिक प्रतिष्ठित एवं सम्मान का पद ये माना जाता है नायके का। अब एक कुड़ाम नायके, सबका एक-एक सहायक है, उसी तरह कुड़ाम नायके का भी एक सहायक है या गाँव का उप पुजारी है और नायके का सहयोगी है ना? भगदो प्रजा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। संथाल जनजाति में गाँव के वृद्ध व्यक्तियों को भगदो प्रजा कहते हैं, है ना? भगदो प्रजा कैसे होते हैं? जो वृद्ध व्यक्ति हों या वरिष्ठ व्यक्ति हों, उनको भगदो प्रजा कहते हैं। इन्हें गाँव की बैठक में सदैव आमंत्रित किया जाता है और अंतिम निर्णय में इनके विचारों को महत्व दिया जाता है। जो भी अंतिम निर्णय होगा उसपे ये विचार करते हैं, इनका जो भी विचार आता है, उसको वहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि इनके विचार के बिना कोई भी फैसला नहीं सुनाया जाता है। इनका गाँव की प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो इनका गाँव का जो प्रशासनिक कार्य है और न्यायिक कार्य है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। और मांझी कोई भी व कोई भी निर्णय लेने से पहले इनसे विचार-विमर्श करता है। कोई भी निर्णय मांझी लेगा, उससे पहले विचार-विमर्श करेगा। इन्हें गाँव के विशिष्ट व्यक्तियों की मान्यता प्राप्त है। जो गाँव का विशिष्ट व्यक्ति है, उसका मान्यता इनको प्राप्त है। अब है चौकीदार। चौकीदार क्या है? यह पुलिस की भाँति कार्य करता है। पुलिस की भाँति यह कार्य करता है। यह मांझी के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। सोचिए, कितना पावर है इनको। मांझी आदेश दिया कि इसको गिरफ्तार कर लो, तो ये गिरफ्तार कर लेगा इसको, है ना? एक है लाशेर टंगाए। लाशेर टंगाए क्या है ना? इसको ऐसे भी लिखा जाता है लाशेर, है ना? अलग-अलग दोनों लिखा जाता है, टंगाए, है ना? यह गाँव के प्रहरी की भाँति काम करता है, जो बाहरी जो बाहरी आक्रमण से गाँव को सुरक्षा कराता है। ये बाहरी आक्रमण से गाँव को सुरक्षा दिलाता है। ये मेनली लाशें टंगाई का काम। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में अब महत्वपूर्ण संस्थाएँ, क्या है कि मांझी शासन व्यवस्था में महत्व महत्वपूर्ण संस्थाएँ भी काम करती हैं ना? जैसे एक है मोड़े मांझी, है ना? मोड़े मांझी का काम क्या है? यह 5 गाँवों को मिलाकर गठन होता है, मोड़े मांझी का गठन होता है। या मांझी गाँव के स्तर के ठीक ऊपर पाया जाता है। ये जो मांझी का गाँव मांझी गाँव है जो, उससे गाँव के जो मांझी का गाँव के स्तर से ठीक उससे जस्ट ऊपर है मोड़े मांझी। फिर है टुलिया मांझी। टुलिया मांझी क्या है? ये आस-पास के गाँव या मांझियों का समूह है। टुलिया मांझी क्या है? ये आस-पास के गाँवों का या मांझियों का समूह है। जब किसी गाँव का मांझी किसी समस्या का हल करने में सक्षम नहीं होता है, तब उस गाँव में मांझी की सहमति से आस-पास के गाँव के मांझियों को बुलाया जाता है ना? तो जो गाँव के मांझी उसके सहमति पे ही आस-पास के गाँव के मांझियों को बुलाया जाता है। टुलिया बैठक में मांझियों की बैठक होती है और समस्या पर गहन विचार-विमर्श होता है ना? जो टुलिया बैठक होता है वहाँ मांझियों की बैठक होती है और वहाँ समस्याओं की गहन विचार-विमर्श की जाती है। नेक्स्ट है परगनैत। परगनैत क्या है? मेन ये 15 से 20 गाँवों को मिलाकर एक परगना का गठन होता है, जिसके प्रधान को परगनैत कहा जाता है ना? ये 15 से 20 गाँव का एक संगठन है जिसको परगना कहा जाता है और उसके हेड को परगनैत कहा जाता है। जब मांझी के स्तर पर मामला का समाधान नहीं हो पाता, तब परगनैत के द्वारा इसके निर्णय लिया जा सकता है। जो भी अगर मान लिया जाए कि मांझी के द्वारा अगर कोई निर्णय नहीं लिया जा सक रहा है, तो उसको परगनैत को भेज दिया जाता है। या एक अंतर ग्रामीण पंचायत है ना? ये क्या है? एक अंतर ग्रामीण पंचायत है। परगना में शामिल सभी गाँवों को मिलाकर तथा परगना में शामिल सभी परगना को मिलाकर परगना पंचायत का गठन होता है ना? यानी जो इतने भी परगना में गाँव हैं, उनको भी मिलाकर उस परगना में जितने भी परगना हैं, उनको मिलाकर परगना का गठन किया जाता है। अब है दिसुम परगना। दिसुम परगना क्या है? संथाल जनजाति में कुछ क्षेत्रों में सभी परगना के ऊपर एक दिसुम परगना है। ये सारे क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है ना? इसको दिसुम परगना कहा जाता है। यह ऐसे मामलों का निष्पादन करता है, जिनका निपटारा परगना के स्तर पर
ना हो पाए। ये ऐसे मामलों का निपटारा करता है जो परगना के स्तर पर निपटारा नहीं हो सकता, उसी को दिसुम परगना में भेजा जाता है। अब है शिकारी परिषद। शिकारी परिषद क्या है? ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों अभी। शिकारी परिषद के प्रधान को दिहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिकार परिषद के प्रधान को दिहरी कहा जाता है। शिकार परिषद में मांझियों और परगनैतों के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है। जो भी मांझी और परगनैत है उसके विरुद्ध यहाँ पे जाके हम लोग है सो शिकायत कर सकते हैं और वहां पे उसके विरुद्ध हम लोग फैसला लिया सकते हैं या वहां पे हम जाके चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ बिटलाहा अर्थात जाति से बहिष्कृत करने की सजा दी जाती है। जो सबसे बड़ा सजा है संथाल जनजाति में, बिटलाहा, जिसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिसमें वहाँ यहाँ यहाँ पे वो दिया जा सकता है। संथाल जनजाति में शिकार परिषद दो प्रकार के पाए जाते हैं। शिकार परिषद दो प्रकार के इसमें, एक है सेंद्रा बैसी और एक है लोबीर सेंद्रा। एक कौन है? लोबीर सेंद्रा। सेंद्रा बैसी किसको कहते हैं? सेंद्रा बैसी संथाल जनजाति के परंपरागत शासन एवं न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च संस्था है ना। ये सेंद्रा बैसी जो है वो संथाल जनजाति की परंपरागत जो शासन है और न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च संस्था ये है ना। यह आधुनिक सुप्रीम कोर्ट के समान है तथा इसका फैसला सभी को मान्य होता है ना। और इसके फैसले में कोई परिवर्तन नहीं होता। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है ऐसे ही सेंद्रा बेसी भी है ना। लोबीर सेंद्रा भी इसी तरह का चीज है। क्या है? लोबीर सेंद्रा देखते हैं, यह पंचायत बहुत बड़े स्तर पर आयोजित होता है। बहुत बड़े स्तर पर होता है इसमें, जिसमें अनेक गाँव की भागीदारी होती है। इसमें अलग-अलग गाँव का ये लोग को बुलाया जाता है यहाँ पे फैसला के लिए। लोबीर पंचायत के फैसले के विरुद्ध कहीं भी सुनवाई नहीं हो सकती। ये सबसे अंतिम फैसला है। इसका निर्णय अंतिम है और संथाल समाज की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। सोचिए, लोबीर पंचायत जो है वो संथाल समाज के प्रतिष्ठा का से जुड़ा हुआ है। अब अपराध एवं उसके लिए सजा का प्रावधान। अगर हम कुछ अपराध करते हैं तो क्या-क्या सजा मिल सकता है? संथाल जनजाति में अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा सुनाई जाती है। साधारण मामलों में सुनवाई मांझी के स्तर पर होता है, जिसमें भागदो प्रजा के विचारों की प्राथमिकता दी जाती है। हत्या जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर सभी भी विवादों का पंचायत के स्तर पर निपटारा होता है। हत्या को छोड़ के बाकी सारा जो भी विवाद है वो पंचायत के स्तर पर उसको निपटान कर लिया जाता है। गांव में समस्या उत्पन्न होने पर गांव के मांझी या मोड़े मांझी की अध्यक्षता में पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक को ओतो मांझी बैठक यानी ओतो मांझी बैठक इसको कहते हैं या टुकड़ो कहते हैं, है ना। इस बैठक को हम लोग ओतो मांझी बैठक भी कहते हैं या टुकड़ो भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, जब अपराध सिद्ध हो गया, अगर कोई अपराध कर लिया और अगर अपराध सिद्ध हो गया तो निम्नलिखित दंड का निर्धारण किया जाता है ना। इसमें तो दो तरह का दंड दिया जाता है। एक तो आर्थिक या दो तरह नहीं, तीन तरह का हो गया। आर्थिक, शारीरिक भी दिया जाता है ना। आर्थिक, शारीरिक और आर्थिक, शारीरिक और निष्कासित भी कर दिया जाता है। इसको ना बहिष्कृत इसको कह सकते हैं। बहिष्कृत है ना, बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। इसको समाज से अलग बाहर निकाल दिया जाता है। जो सबसे हल्का दंड इसमें, इसको करेला दंड कहते हैं, जिसके तहत अपराधी पर 5 रुपये से 150 रुपये, है ना, 5 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का दंड लगाया जाता है। बहुत एकदम करेला टाइप का दंड है ये, है ना, एकदम सस्ता वाला दंड है ये। सबसे जो हार्ड दंड है इसमें बिटलाहा दंड, या इस शासन व्यवस्था के सबसे कठोर सजा है। और जो यौन अपराधों के दोषी जिसको पाया जाता है उसको ये दिया जाता है ना, इसको यहाँ वो दिया जाता है। यहाँ देखिए गलत लिखा गया, ये वो दिया जाता है। इसके तहत यौन अपराधों का पूर्ण बहिष्कार करते हुए उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर पूरे गांव को जाति भोज देने के शर्त पर बिटलाहा की सजा को समाप्त करने का भी प्रावधान है। अन्य तथ्य क्या है? पहला, भगदो प्रजा को छोड़कर शेष सभी पदाधिकारियों को इस शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान की जाती है। सिर्फ भगदो प्रजा को नहीं दिया जाता, क्योंकि भगदो प्रजा एक्चुअली में क्या है, एक सलाहकार समिति जैसा है, सलाह देता है वो, है ना। इसीलिए वो कोई परमानेंट समिति नहीं है। उसमें जो भी गांव के वृद्ध व्यक्ति है वो होते हैं, इसीलिए उनको किसी प्रकार का जमीन नहीं दिया जाता है। इस शासन व्यवस्था में
में माघ-सीम, है ना? इस शासन व्यवस्था में माघ-सीम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव होता है ना? जो माघ-सीम होता है उसके अवसर पर यहाँ पे अधिकारियों का चुनाव होता है। यूल रूल्स जो 1856 में था, उसके नियम के आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई, है ना? तो ये था दोस्तों, जो यूल रूल्स था 1856 में जो लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें मांझी परगना शासन व्यवस्था को मान्यता दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1855 और 56 में 1855-56 में तो पता है कि संथाल विद्रोह हुआ था, है ना? 1855-56 में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था। इसी के बाद ही ये आया था यूल रूल्स, है ना? 1855-56 के बाद जो 1855-56 का जो विद्रोह हुआ था, उसी के बाद यूल रूल्स आया था और ये नियम कर दिया गया कि मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया गया, है ना? तो ये था दोस्तों, आप लोगों को आशा करते हैं कि ये क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको एक बार खुद से पढ़िएगा भी और एक बार वीडियो फिर से पीछे जाके देख लीजिएगा एक बार और। 1-2 बार देखने से आपको सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर नहीं आने वाला है दोस्तों, है ना? और आप ये आपका चैनल है, आप इसको अधिक से अधिक बढ़ाइए क्योंकि हम लोग अभी जेपीएससी का यहाँ लगातार तैयारी चल रहा है, संघर्ष जारी है ना? वो संघर्ष खत्म अभी नहीं होगा जब तक जेपीएससी में हम लोग पदाधिकारी नहीं बन जाते, है ना? पदाधिकारी बनने तक संघर्ष जारी है। तो इसीलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए भी इसके बारे में, है ना? और हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक का इंस्टा का, आपका ट्विटर का लिंक सबका मिल जाएगा। आपको लाइक और शेयर करना है इस चैनल को, सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि कैसा क्लास रहा, है ना? नेक्स्ट हम लोग अभी और भी जो शासन व्यवस्था है ख़त्म करना है उनको भी, और अभी और अलग वीडियो आपके लिए और बनाएँगे हम लोग, शिक्षण संस्थान के ऊपर भी वीडियो आप लोग को जल्द ही मिलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाइए दोस्तों। तो आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक धन्यवाद दोस्तों।